Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss about VMOSA. It's an acronym and its full form is Vision, Mission, Objective, Strategy and Action Plans. आज का जो टॉपिक है इसका अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूं तो सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। टॉप लेवल होती है, मिडिल लेवल होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती जाएगी तो ये लेवल्स मज़ीद सब डिवाइड होते रहेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के स्पैन पे डिपेंड करता है। तो अगर सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है वो अपना एक विजन बनाती है, फिर अपना मिशन बनाती है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स गोल्स डिसाइड करती है, स्ट्रेटजी बनाती है, एक्शन प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जिस तरीके के साथ फ्लो करती है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, किसके अंडर करना है, हायरार्की होती है। तो उस हायरार्की में जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा, प्लान्स गोल सब कुछ वो डिसाइड कर रही होती है। तो बेसिकली हमारा जो आज के टॉपिक का फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि ये बेसिकली हैं क्या चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। ये विजन बना रही है, विजन क्या है, मिशन बना रही है, मिशन क्या है, कौन किसकी चीज़ के अंडरलाई कर रहा है, कौन किसकी डाउन लाइन में है, कौन किसकी अप लाइन में है। तो बेसिकली आज हमारा फोकस इस टॉपिक पे है। तो जो टर्म है VMOSA, अगर इसकी सिर्फ इसकी एक्रोनियम की हद तक देखा जाए तो इसके जो फुल फॉर्म देखें तो V फॉर विजन, M फॉर मिशन, O एज एन ऑब्जेक्टिव, इसके साथ साथ S स्ट्रेटजी, A एक्शन प्लान्स। तो ये इस टर्म को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे अगर देखें स्लाइड के तो मैंने 5 टर्म्स लिखी हुई हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव और गोल को मैंने इकट्ठा करके लिखा हुआ है। लेकिन अगर राइट साइड पे देखें, पहले मैंने गोल लिखा हुआ है, फिर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, साथ में पॉलिसी भी मेंशन कर दी, साथ में एक्शन प्लान्स के साथ साथ परफॉर्मेंस भी मेंशन कर दी। ये क्योंकि देखें जब भी हम अगर थ्योरी की स्टडी करते हैं ना थ्योरी को, तो थ्योरी में ये होता है कि कोई भी चीज़ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। डिफरेंट स्कॉलर्स होते हैं, डिफरेंट उनके कंसेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट उनकी थ्योरीज़ होती हैं जो अंडर डिस्कशन होती हैं। अंडर डिस्कशन ना भी हों तो डिफरेंट स्कॉलर्स का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हमने दोनों को लेकर चलना है, आपके पास नॉलेज दोनों का होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फॉलो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन किसको प्रेफर कर रही है, तो उसकी हायरार्की के भी डिपेंड कर रहा होता है। तो हमें मोस्टली क्या करना होता है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो हमारा फोकस होगा कि ये सब चीज़ें हैं क्या, आखिर इनको इन डिटेल पढ़ना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ अगर देखें तो कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक ऑब्जेक्टिव और गोल सेम चीज़ है, और कुछ के नज़दीक गोल एंड ऑब्जेक्टिव अलग अलग चीज़ें हैं, उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से बयान कर रहे हैं। तो हम दोनों को पढ़ेंगे कि ये हैं क्या चीज़ें, इनको डिस्क्राइब कैसे करना है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन में ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है VN। VN को अगर हम देखें बेसिक वे में कि VN क्या है, हम सब ने ये लोगों को कहते सुना होगा कि हर इंसान का विजन बड़ा होना चाहिए, विजन उसका ब्रॉड होना चाहिए। क्यों? जब विजन ब्रॉड होगा तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा लाइफ में, वो ज़्यादा सक्सेस हासिल करेगा। अब ये विजन है क्या चीज़? विजन बेसिकली एक एक्सप्रेशन होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन हो। हम यहाँ पे फाइनेंस के रिलेटेड, बिज़नेस के रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमें इसी के वे में चलना है। तो विजन क्या है? विजन बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि हम आज कहाँ पे हैं और इन फ्यूचर कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कहाँ अपने आप को देख रहे हैं इन फ्यूचर। ये चीज़ बताता है हमें विजन। बेसिकली ये एक आइडियलिस्टिक स्टेट है फ्यूचर की, कि हम अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। हम पहले से आइडिया लगा रहे होते हैं, अपने गुमान में ये चीज़ ला रहे होते हैं कि इन फ्यूचर हमने कौन से मुकाम तक पहुंचना है। वो चीज़ होती है विजन। विजन बस सिंपली ये बताता है कि हम कहाँ पे हैं अभी और इन फ्यूचर कहाँ पहुँचना चाहते हैं। सेम चीज़ यही यहाँ पे डेफिनेशन में भी बताई गई है। साथ में एक चीज़ और इंक्लूड कर दी गई है कि विजन में ये चीज़ भी इंक्लूड है कि हम पहले से एक आइडियलिस्टिक स्टेट लेके आ जाते हैं फ्यूचर की, कि हम किस वजह से जाने जाएं इन फ्यूचर। हम क्वालिटी की वजह से जाने चाहिए। जैसे कि अगर आईफोन का नाम आता है हमारे जहन में, आईफोन के नाम के साथ आते ही हमारे जहन में आता है यार क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है वो ब्रांड। तो इट मीन्स वो उनका विजन था कि लोगों के माइंड में हम इस तरीके से जाने जाएं, इन अल्फाज में जाने चाहिए। ये होता है विजन। ये एक लॉन्ग टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म में डिस्क्राइब करता है कि आज से इतने साल बाद लॉन्ग वे में हम किस वजह से जाने जाएं। विजन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो है मिशन। मिशन को अगर सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाए कि मिशन क्या चीज़ है, तो हमने विजन कहा कि हम विजन क्या है कि हम आज कहाँ पे हैं और इन फ्यूचर कहाँ होना चाहते हैं। ये चीज़ विजन है। तो मिशन क्या है? इसी की रोशनी में मिशन बनाया जाता है कि हमने फ्यूचर में जहाँ पहुँचना हमने डिसाइड तो कर लिया, पहुँचेंगे कैसे, वो तरीका क्या होगा, वो रोड मैप क्या होगा, वो वे क्या होगा, वो हमें मिशन बताता है
कि इन चीज़ों को या इन रास्तों को आप फॉलो करते हुए अपने विजन तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली मिशन क्या है, एक रोड मैप है, एक वे है जो हमें बताता है कि हमने इन फ्यूचर अगर विजन तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है। ये एक रोड मैप हमें प्रोवाइड कर देता है, रास्ता बता देता है कि आपने पहुंचना कैसे है। जैसे कि हमने विजन की क्या बात की कि एक आइडियलिस्टिक स्टेट है फ्यूचर की, आइडिया लगा रहे हैं हम, गुमान है हमारा, हमारी एक सोच है, एक विजन है कि हमने यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, अभी तक रोड मैप का हमें नहीं पता, मिशन आके हमें रोड मैप बताता है कि आपने पहुँचना कैसे है। तो मिशन की जहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है वो भी यही बता रहे हैं। साथ में एक चीज़ उन्होंने ऐड की हुई है, क्या की हुई है कि मिशन हमें ये भी बताता है कि रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन जिस वजह से एग्जिस्ट कर रही है ना, वो मिशन बताता है। मीन्स के अभी देखें कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों कर रही है। सपोज के आईफोन की एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल की एग्जांपल ले लेते हैं। एप्पल का काम क्या है, क्वालिटी सेलफोन्स बनाना। ठीक है, बना क्यों रही है, क्योंकि मैंने विजन पहले कहा था कि आईफोन का विजन क्या होगा कि जी ब्रांड, ऐसा ब्रांड बनना है कि क्वालिटी के नाम से हम जाने जाएं पूरी दुनिया में। तो जब उनका विजन ये है तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे तभी वो जाके तो इस नाम के साथ जाने जाएंगे, क्वालिटी के नाम से, वरना वो नहीं जाने जाएंगे। तो रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस बता रहा होता है मिशन हमें ये बताता है वो रोड मैप क्या है, वो वे क्या है जिसको आप फॉलो करते हुए अपने विजन तक पहुंचेंगे। तो ये होता है कंपनी का मिशन। अब मिशन के साथ साथ हमेशा इसी की रोशनी में एक मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट बनती है। अब अगर मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या चीज़ होगी, तो मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट बेसिकली बनती किस तरह है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सामने रखते हुए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है, उस स्टेटमेंट का बेसिक मकसद ये होता है कि हम जो वैल्यूज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो चीज़ें अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं, वो कस्टमर तक पहुंचा सकें। क्यों, अभी अगर हम इमेजिन करें कि एक शैम्पू का अगर ब्रांड है, तो अगर शैम्पू जिस शॉप पे सेल हो रहे हैं हम उसमें जाएँ तो वहाँ पे मुमकिन है 8 से 10 ब्रांड्स के शैम्पू पड़े हों। अगर हमें किसी की क्वालिटी का पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कौन सा पिक करेंगे शैम्पू। क्वालिटी तो बाद में होगी ना, कि वो यूज़ करेगा तो फिर क्वालिटी का पता चलेगा। लेकिन अगर हम देखें कि वो कौन सा चूज़ करेगा, तो कौन सा चूज़ करेगा जिसकी मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर लिखी होगी। ठीक है, और वो ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होगी, कस्टमर को मोटिवेट कर रही होगी ये वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए, उसको कैप्चर कर लेगी, उसकी अटेंशन को कैप्चर कर लेती है। तो ये बेसिकली इसी की एक हम कह सकते हैं आगे टाइप आ जाती है मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट को, अपने प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, सब कुछ वो इसी में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट को, अगर हम, क्योंकि हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट तक से रिलेटेड जो टॉपिक है तो हम इसी तक स्टक रहते हैं। तो मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ के पर्पज़ के, जिस पर्पज़ के लिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स कि हमारा जो मिशन है ना वो भी उसमें वाज़े तौर पर नज़र आना चाहिए। दूसरी चीज़ विजन क्या है कि हम फ्यूचर में क्या क्या बनेंगे, इन फ्यूचर में एक ब्रांड बनेंगे। कई लोग, आपने देखा होगा कि ब्रांड की वजह से चीज़ें ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ब्रांड जब बन गया, अब किस वजह से, सपोज़ के कई अच्छे ब्रांड जैसे आईफोन हो गया, वो एक ब्रांड की वजह से जाना जाता है। लोग अब एक रेपुटेशन समझते हैं कि अगर आईफोन हमारे पास है तो हमारी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा है। इसी तरह हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, वो चीज़ भी हमारी मिशन स्टेटमेंट से वाज़ेह होनी चाहिए। जो मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है उससे वाज़ेह होनी चाहिए, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग जो होती है। बेसिकली अगर मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट को अगर आप बयान करें ना कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो ऐसे ही बयान किया जाता है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के थ्रू के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। बेसिक चीज़ उसमें यही बताई जाती है कि ये चीज़ कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग होती है। एक मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं या कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। डेफिनेशन में मोस्टली ये बताया जाता है, लेकिन आपको विजन मिशन को भी इग्नोर नहीं करना। इसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी विजन स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हमारी इस प्रोडक्ट्स नेचर को या ह्यूमैनिटी को क्या फ़ायदा हो रहा है। ह्यूमैनिटी को फ़ायदा अगर नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट ये तो है ना कि नुकसान तो नहीं हो रहा ना उससे, ये भी एक CSR में आ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को पढ़ाने का या बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आप मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट बनाएं तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो एक बड़ी लंबी लाइन बन जाएगी। प्रोडक्ट छोटा सा है तो वो तो पूरे लेबल इसी से भर जाएगा, ये नहीं होता। इसमें क्या चीज़ होती है कि हर कंपनी को एक डिसाइड करना होता है कि हमने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती है जिसमें CSR को सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अपने सिर्फ नीड्स एंड वांट्स को सामने रख देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो अपने विजन को या मिशन को एक्सप्लेन कर देते हैं,
वो क्यों होता है? वो मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर कहीं जगह पे लोग जो हैं वो इन्वायरमेंट सेंसिटिव हैं या फिर हेल्थ सेंसिटिव हैं, तो वहाँ पे इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, CSR पे, कि हम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट या फिर हेल्थ के अगेंस्ट ये कितने हेल्पफुल है ये प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। हर जगह पे मार्केट जो स्टेटमेंट बनती है वो इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता। जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। लाज़मी नहीं कि इन चारों में से कोई हो, इसके अलावा भी कोई हो सकती है, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये हैं। अब जो थर्ड चीज़ है हमारी वो है गोल्स। विजन हमने बना लिया, मिशन बना लिया, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम गोल सेट करते हैं। गोल को जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक गोल ऑब्जेक्टिव सेम है और कुछ के नज़दीक सेम नहीं है, तो हम इसको डिफरेंटली बताएंगे कि जी गोल्स ऑब्जेक्टिव से कैसे डिफरेंट है। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन देखा जाए, क्योंकि इसको कंपैरिजन में ही एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि दोनों को सेम बाज़ लोग कंसिडर करते हैं, तो हम डिफरेंट करें तो हमें वजह बतानी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट अगर गोल्स को देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव की निस्बत गोल ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होते हैं। गोल अगर 10 साल के लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव उससे कम अरसे के लिए होंगे। तो इससे ये मुराद हुई कि एक गोल के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि अभी अगर गोल हमने 10 साल के लिए बना लिया तो उसी के अंदर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, वो मुमकिन है 3-3, 4-4 साल के लिए बने। तो गोल्स की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो गोल्स बेसिकली डिज़ायर्ड आउटकम्स होते हैं, जो हम चाहते हैं कि इतने अरसे बाद हमें ये आउटकम मिलना चाहिए। तो डिज़ायर्ड आउटकम्स जो होते हैं वो हमारे गोल्स होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है कि ये एक जनरल डायरेक्शन देती है हमें। गोल क्या देते हैं? जनरल डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ हमें डिज़ायर्ड आउटकम बताते हैं फ्यूचर का, कि इन फ्यूचर हमें कौन सी आउटकम हमें चाहिए, तभी हम अपने मिशन में, अपने विजन में सक्सेसफुल होंगे। इसके साथ एक और चीज़ बताई गई है कि गोल शुड बी स्मार्ट। इससे अगर देखें तो स्मार्ट के जो एस है इससे बनता है स्पेसिफिक, कि गोल तभी इफ़ेक्टिव होंगे जब वो स्पेसिफिक होंगे। अब स्पेसिफिक से मुराद क्या है? स्पेसिफिक का मतलब है कि गोल्स में ये चीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ अकम्प्लिश करनी है, हमने क्या चीज़ हासिल करनी है, और दूसरी चीज़ कि हम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले ये पता होना चाहिए कि हमने हासिल क्या करनी है चीज़, दूसरे नंबर पे क्या है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, और थर्ड नंबर पे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। पर स्मार्ट के एम से मुराद है कि मेजरेबल होने चाहिए हमारे गोल्स। मेजरेबल से क्या मुराद है कि हम उनके एंड रिजल्ट्स को मेजर कर सकें, ताकि हमें पता चल सके कि हम अपने रास्ते पे चलते हुए सक्सेसफुल हुए हैं या अनसक्सेसफुल रहे हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे कोटेशन भी लिखी हुई है कि अगर हम कोई चीज़ मेजर नहीं कर सकते, इट मीन्स हम वो मैनेज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा यू कैनॉट मैनेज वट यू कैनॉट मेजर, कि आप जो चीज़ मेजर नहीं कर सकते ना वो कभी मैनेज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेजरेबल होने चाहिए हमारे गोल्स। नेक्स्ट है स्मार्ट में जो ए है उसका मतलब है अचीवेबल। अचीवेबल से क्या मुराद है? अचीवेबल से मुराद है कि रियलिटी बेस होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए हमारे गोल्स, जो इन रियलिटी, इन रियल वर्ड वो अचीव हो सकें, अचीवेबल होने चाहिए। उसके साथ साथ है जो स्मार्ट का आर है उससे मुराद है रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या? कि हमारा जो विजन है, जो मिशन है, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, उससे हट के नहीं होने चाहिए। इसी के रिलेटेड जो फाइनेंस में एक थ्योरी है एजेंसी थ्योरी, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई भी है, वो भी इसी तरह है कि वो विजन से हट के हो जाती है, उनके रेलिवेंट नहीं रहते विजन के। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो गोल्स हमारे रेलिवेंट होने चाहिए, उसी डायरेक्शन में होने चाहिए जिस डायरेक्शन में हमने जाना है अपने विजन को अचीव करने के लिए। और इसके साथ साथ जो स्मार्ट का टी है इससे मुराद है टाइमली या फिर टाइम बाउंड, कि गोल्स जो होते हैं वो उनका एक टाइम स्पेन होना चाहिए, ताकि उस टाइम स्पेन के बाद हम अकाउंटेबिलिटी कर सकें, हम मेजर कर सकें कि परफॉर्मेंस कैसी रही, हम जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहते थे वो हमें मिले या नहीं। तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम स्पेन होना चाहिए, उस टाइम स्पेन के लिए गोल्स बनने चाहिए, यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए हो। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक सेम है, ठीक है, लेकिन कुछ के नज़दीक ये डिफरेंट है। अब जैसे कि यहाँ भी बताया गया है कि दो स्पेशल सिचुएशंस हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी बिजनेस। इन दोनों सिचुएशंस में गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अलग कंसिडर किया जाता है। तो गोल्स जो मोस्टली होते हैं वो लंबे अरसे के लिए होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कम अरसे के लिए होते हैं। डेफिनेशन इनकी सेम है कि डिज़ायर्ड आउटकम्स है फ्यूचर के जो हमें चाहिए, तो डिज़ायर्ड आउटकम्स को ही गोल भी कहा जाता है और डिज़ायर्ड आउटकम भी ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। लेकिन जब अरसा ज़्यादा लंबा हो तो फिर वो गोल बन जाता है, और जब अरसा कम हो तो फिर वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो इसकी एक और डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब गोल को स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है, कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करके हम एक गोल को अचीव कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है कि ऑब्जेक्टिव्स शुड आल्सो बी स्मार्ट। कैसे? कि गोल्स जो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली हैं सेम चीज़ें, लेकिन क्या हैं कि डिफरेंट टाइम फ्रेम का फ़र्क है। एक का टाइम फ्रेम ज़्यादा है, एक का टाइम फ्रेम कम है। तो जैसे वो स्मार्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे स्मार्ट ही होने चाहिए। अब जब एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स
की स्टेज तक पहुंच जाती है, ऑब्जेक्टिव उनके प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर अपनी वो पॉलिसीज़ बनाती हैं कंपनीज। अब पॉलिसीज़ को अगर मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं कि पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ बेसिकली गाइडलाइंस हैं, लिमिटेशंस हैं या फिर बाउंड्रीज़ हैं। वो होती है हमारी पॉलिसीज़ कि वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हुए, अपने गोल्स को अचीव करते हुए, अपने मिशन विजन के रास्ते पे आपने कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, कौन सी लिमिटेशंस है जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, उस में आपको लिमिट कर दिया गया कि ये आपने नहीं करना। वो बाउंड्रीज़ कौन सी हैं जिससे आपने बाहर नहीं जाना, मतलब हद से तजावज़ नहीं करना। तो ये बेसिकली हमारी पॉलिसी होती है। तो पॉलिसीज़ बनाती हैं कंपनी अपनी कि हमारी ये पॉलिसी है। जैसे कि हर कंपनी की पॉलिसी का अगर जिक्र करें तो कुछ कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो कभी भी अपने कस्टमर को या फिर अपने जो एम्प्लॉय है उसको कभी भी निकालती नहीं है बगैर किसी रीज़न के। जैसे कि कई कंपनीज़ में डाउन साइजिंग हो जाती है ना, तो उस वक्त एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देते हैं। उसकी पॉलिसी होती है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में एक ब्रांड बनना चाहती है कि वो एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो इससे भी उनकी एक अच्छी इमेज जाती है मार्केट में। तो वो एक पॉलिसी बन गई उनकी। इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है। मैंने एक एग्जांपल दी है। मुमकिन है कि ये हर कंपनी में पॉलिसी ना फॉलो होती हो, कई कंपनीज़ में होती है, कई में नहीं होती। तो बस कंपनी की पॉलिसी क्या होती है, उसकी गाइडलाइंस होती हैं, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसकी बाउंड्रीज़ होती हैं, जिसके अंदर रहते हुए, जिसको फॉलो करते हुए जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो इसको फॉलो करते हुए काम करते हैं, इससे वो बाहर नहीं जाते। अब पॉलिसीज़ के बाद हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। स्ट्रेटजीज़ में हम दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं जो हमने हासिल करने हैं, जो हमने अचीव करने हैं। और दूसरी चीज़ हमने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखना होता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज़ करके इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हम यूटिलाइज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। ये दो चीज़ें देखनी होती हैं। अब रिसोर्सेज में हर तरह के आ जाते हैं। इस पर एक अलग वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है कि रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं। तो तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को हमने बेस्ट वे में उनको यूज़ करना होता है। एक ऐसा मिक्सचर बनाना होता है कि उनकी एफिशिएंटली हम यूटिलाइज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें। और ये जो स्ट्रेटजी होती है ना, ये हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है ना, वो बिल्कुल अनसर्टेन है। मार्केट बिल्कुल अनसर्टेनिटी पे लाई कर रही है। तो कभी भी कोई अगर अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है तो हम इसको चेंज कर सकें। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो चेंज नहीं हुई तो हम स्टक हो जाएंगे, हमें लॉस हो जाएगा। इसलिए ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये अब पॉलिसी और स्ट्रेटजी के बाद हमारे प्लान्स होते हैं या एक्शन प्लान्स भी इनको कहते हैं। अब एक्शन प्लान्स क्या होते हैं? हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स, जो स्ट्रेटजी, जो पॉलिसीज़, जो मिशन विजन होता है, इसको सामने रखते हुए हम प्लान बनाते हैं। प्लान क्या है? प्लान को अगर सिंपल वे में बयान करूँ तो प्लान होता है, एक डिसीजन होता है एडवांस में। हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं फ्यूचर के अबाउट। क्या डिसाइड करते हैं? 5W और एक H। 5W क्या है? व्हाट, वाई, वेयर, हु, व्हेन एंड हाउ। मीन्स के व्हाट टू डू, हमने करना क्या है। वेयर टू डू, कौन सी जगह पे ये काम करना है। नेक्स्ट, हु विल डू इट, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने की। नेक्स्ट, वाई इट शुड बी डन, कि ये करना क्यों है, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव गोल देखना है। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या है कि व्हेन इट विल बी डन, कि ये कौन से वक्त पे करना है। और उसके बाद हाउ इट विल बी डन, और करना कैसे है। ये सारी चीज़ें हम इन एडवांस डिसाइड कर देते हैं अपने प्लान में। इसको प्लान या फिर एक्शन प्लान कहा जाता है। अब इसमें मज़ीद भी चीज़ें लिखी गई हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, कि एक्शंस हमने कौन से करने हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कौन से यूटिलाइज़ करने हैं, अपने टाइम स्पेन में बता दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लान्स में आते हैं। तो बेसिक प्लान क्या है कि एडवांस में डिसाइड कर देते हैं कि हमने करना क्या है। 5W और एक H को हम इन एडवांस डिसाइड कर देते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में जो लास्ट स्टेप होता है वो होती है परफॉर्मेंस। इसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी कहा जाता है, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कहा जाता है। तो परफॉर्मेंस से क्या मुराद है कि एट द लास्ट जब हम सारे काम कर चुके होते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। और परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है? सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हैं या अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स को, कि हमने क्या एक स्टैंडर्ड रखा था कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हमने कहाँ पहुँचना है, या कितनी प्रोडक्शन देनी है, या फिर कितना मार्केट में अपने आप को इन कराना है। वो स्टैंडर्ड सामने रखते हैं और अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं कि एक्चुअली हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने क्या आइडिया लगाया था और कहाँ तक पहुँचे। उस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि हमने कितना इफ़ेक्टिवली काम किया, कितना एफिशिएंटली काम किया है। अगर इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं हुआ तो कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। अगर लैग कर रहे हैं तो जैसे मैंने स्ट्रेटजी की बात की कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो फिर हम वो फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी में क्या क्या चेंजिंग्स की रिक्वायरमेंट हैं।
तो या फिर उसको अगर चेंजिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसी को फॉलो अप करें, तभी हमें यहाँ से पता चल जाएगा कहीं पे लैग कर रहे हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें परफॉर्मेंस से पता लगती हैं। सबसे पहले हमारा विजन है। विजन क्या है कि आज हम कहाँ पे हैं और फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये हमारा विजन हमें बताता है। फिर मिशन है। मिशन क्या है कि हमारा रोड मैप हमें बता देता है कि कौन सा वे है हमें जिससे गुजर के अपने विजन को अचीव करना है। उसके बाद गोल्स आ जाते हैं। गोल्स क्या हैं? एक डिज़ायर्ड आउटकम है फ्यूचर की, कि हम फ्यूचर में क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव को अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव भी यही है कि डिज़ायर्ड आउटकम्स ही हैं, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कम अरसे के लिए होते हैं और जो गोल्स हैं वो लंबे अरसे के लिए होते हैं। इनमें टाइम स्पेन का डिफरेंस है और ये दोनों स्मार्ट होने चाहिए। उसके साथ साथ जो पॉलिसी है, पॉलिसी बेसिकली गाइडलाइंस, लिमिटेशन, बाउंड्रीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं कि जो कंपनी बनाती है कि एम्प्लॉयज़ ने कैसे काम करने हैं। और नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में क्या होता है कि कंपनी के पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका एक ऐसा मिक्सचर बनाना, उनको इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जा सके। तो ये जो जिस तरीके से यूज़ करना, ये एक स्ट्रेटजी, इसी को स्ट्रेटजी बनाना कहते हैं। उसके बाद एक्शन प्लान्स होते हैं। एक्शन प्लान्स क्या होते हैं कि इन तमाम चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, इनकी रोशनी में हमने ये डिसाइड करना होता है एडवांस में कि कौन सा काम करना है, कब करना है, किसने करना है, कौन सी जगह करना है और लास्टली कि कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम एडवांस में डिसाइड कर देते हैं। और एक और चीज़ कि प्लान में ही बेसिकली हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, किसी को कोई अथॉरिटी देते हैं, किसी को कोई डायरेक्शन देते हैं, किसी को कोई डेजिग्नेशन देते हैं। ये सारा काम इसी चीज़ में होता है। जब प्लान्स बनते हैं ना, तो प्लान्स में ही होता है कि किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको किसकी डाउनलाइन में रखना है, किसकी अपलाइन में रखना है। ये सारे काम वहीं पे होते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा हुआ है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है कि एट द एंड हम जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किए होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी कैसी रही है। तो फिर ये डिसाइड किया जाता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, हमने इन फ्यूचर क्या डिसीजन लेने हैं, इसी को लेकर चलना है या फिर डिसीजन चेंज करने हैं। एक कारी था ना, तो उसने हमजा को देखा। हाँ। वो उसके जरूरी है बाद हमजा ने कोई देखे? हाँ जरूरी है। हाँ।